डीडीसी के चुनाव को लेकर भी जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी में एक धड़ा है जो आपके ऊपर ये आरोप लगाता है कि जी बीजेपी में जाने के चक्कर में मनकोटिया साहब ने पूरा उधमपुर जो है बीजेपी के गोदी में डाल दिया। ये इल्ज़ाम भी आपके ऊपर लगता है, इसमें कितना सत्य? ऐसा क्यों नहीं करते हो? नहीं होते लोग इकट्ठे, क्या कर रहे हैं? नहीं छोड़ो। आपने लाल सिंह जी को भी देखा, आपने हर्षदेव जी को देखा, बलवंत को देखा है, श्यामलाल शर्मा को। नहीं होते इकट्ठे, उठाओ जाओ एक दिन 900 बंदा है के घर में, जो आपको बेस्ट लगता है, इनमें से जो बेस्ट लगता है जाओ उसके घर में, आओ भैया फाइनेंशियली फिजिकली हर तरीके से मदद करेंगे, चलाओ करो लीड। आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे, पब्लिकली सपोर्ट करेंगे, करो जम्मू को लीड। क्यों नहीं जाएगा वो? जम्मू कश्मीर की राजनीति में आने वाले कुछ समय में बहुत बड़े बड़े बदलाव देखने को मिलने वाले हैं। ये बातें भाजपा से भी सुनने को मिल रही हैं, ये बातें कांग्रेस से भी और ये बातें नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी सुनने को मिल रही हैं। मेरे साथ इस वक्त उधमपुर से पूर्व विधायक, जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के एक समय कद्दावर नेता और जम्मू की आवाज़ लेजिस्लेटिव असेंबली में जब मेंबर थे प्रखर रूप से उठाने वाले बलवंत सिंह मनकोटिया हैं। मनकोटिया साहब, स्वागत है। सबसे पहले धन्यवाद आपका कि आपने थोड़ा समय निकाला, क्योंकि मैंने देखा कि नेता असल में व्यस्त रहते हैं मीटिंगों में और आप व्यस्त रहते हैं क्षेत्र में। जी बिल्कुल बिल्कुल, लोगों के बीच रहना अच्छा लगता है और इसीलिए लोगों के बीच में रहते हैं। आप लोगों के बीच में रहते हैं। आपने जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी को जिस समय छोड़ा वो बड़ा सरप्राइज़ था, क्योंकि कोई वजह जो है कहा जा रहा था कोई वजह नहीं है कि आपने पैंथर्स पार्टी छोड़ी है, लेकिन बाद में जब बातें निकल कर आईं तो पता चला कि ये आपका और हर्षदेव सिंह के बीच का कोई ईगो क्लैश था जिसके चलते आपने पार्टी छोड़ी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ईगो क्लैश क्या, हमारे बड़े भाई हैं, उनके साथ हमारा क्या ईगो हो सकता है? तो ऐसा कुछ नहीं था। मैंने कई बार चैनल्स में बताया कि हमने कोशिश करी है एज ए प्रेसिडेंट, हमें 2 टर्म प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी मिली और तीसरी बार भी मिली थी, और हमने पूरी कोशिश की है कि मतलब एटलीस्ट कश्मीर में भी हमने काम किया है, लेकिन जम्मू प्रोविंस के अंदर हमने जितना पॉसिबल हो सकता था, मतलब जितना दौड़ निकाल सकते थे, जितना इंटीरियर जा सकते थे, जितना 1 to 1 लोगों से मिल सकते थे, उतनी कोशिश की है। मतलब अपने से कोई कसर नहीं छोड़ी। उसके बावजूद भी हमारा जिस लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे हमारा ग्राफ बढ़ना चाहिए था, वो नहीं बढ़ पाया। इसकी एक वजह ये थी कि पार्टी के पास पैसा नहीं था बहुत सारा, जिससे पार्टियां आजकल चलती हैं। देखिए, अगर आप गाड़ी बनाते हो, जिस गाड़ी की कीमत 1 करोड़ रुपया है, 2 करोड़ की गाड़ी बनाते हो और उसमें अगर आप ब्रेक नहीं लगाते हो तो आपकी गाड़ी की वैल्यू ज़ीरो है। तो इसलिए ये भी एक फ़ॉल्ट है ना। मैं लीडर हूँ तो ये फ़ॉल्ट है। अगर आपको पॉलिटिकल लेवल पे पार्टी को चलाने के लिए फ़लाँ चीज़ चाहिए और उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं है, गाड़ी में ब्रेक नहीं है, तो उसकी वैल्यू ज़ीरो हो गई ना। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, और उस फैक्टर को अगर आप उसके ऊपर काम नहीं कर पाए और उसमें आप कामयाबी हासिल नहीं कर सके, तो उसमें भी आप अपने आप को फिर आप बेहतरीन लीडर नहीं कह सकते ना, कमी तो रह गई ना। तो फैक्टर तो डेफिनेटली आज की पॉलिटिक्स में मनी फैक्टर तो है, मनी फैक्टर तो है। तो पार्टी के बाद डेफिनेटली पैसे की प्रॉब्लम तो है, रही है। एक और चीज़ आप समझना चाहूँगा, आम आदमी पार्टी दिल्ली में समाजसेवी संस्थाएं मिलकर बनाती हैं और आम आदमी पार्टी दिल्ली का चुनाव जीतती है। भारतीय जनता पार्टी केंद्र में जो इस समय गृह मंत्री हैं, अमित शाह की पार्टी जो है उसको धराशायी करती है दिल्ली की ज़मीन पर। और जम्मू कश्मीर में भी जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के अगर आपके नेताओं को, जो आपके पूर्व पार्टी थी, उन नेताओं को अगर देखा जाए, एकमात्र पार्टी आपको पैंथर्स पार्टी नज़र आती थी जिसमें आप हों, हर्षदेव सिंह हो, प्रोफेसर भीम सिंह हो, तीनों बहुत बढ़िया वक्ता थे आप लोग। उसके बाद जो दूसरे सेकंड रंग लीडरशिप आपकी थी उसमें भी वक्ता बहुत ज़बरदस्त हैं। आज भी आपके वक्ताओं के वीडियो वायरल हो रहे होते हैं। मुझे बताइए कि जम्मू की बात भी आप लोग ठीक तरीके से कर रखते थे, असेंबली में भी रखते थे, बाहर भी रखते थे। वजह क्या है? जम्मू का जनमानस जो है, जम्मू संभाग का जनमानस जो है, वो पैंथर्स पार्टी के साथ जुड़ क्यों नहीं रहा? क्या ये मानेंगे आप कि रीजनलिज्म के साथ जम्मू का आम जनमानस नहीं जुड़ रहा? और इसका कारण एक ये भी है कि जम्मू हमेशा कश्मीर में आतंकवाद और अलगाववाद की आग जब लगी हुई थी तो उसके लिए एक फ्रंट बना रहा कि हम हमेशा हर समय जो है बस वो जो वहाँ हो रहा है उसको यहाँ नहीं होने देना, इसी चक्कर में। हाँ, देखिए, इसका बेहतर जवाब मुझे लगता है आपके पास होगा, क्योंकि आप ज़्यादा मतलब पब्लिक में रहते हैं, ग्राउंड पे आप ज़्यादा रहते हैं, और आपको ज़्यादा मुझे लगता है लोग बताते हैं कि क्यों नहीं इस पार्टी को कामयाब किया। लेकिन इसमें बिल्कुल दो राय नहीं कि यहाँ कश्मीर वर्सेस जम्मू है। और
जम्मू अगर आप कश्मीर के किसी मुद्दे पे सपोर्ट करते हो तो जम्मू वाले नाराज़ होते हैं, और जम्मू के मुद्दे पे कहते हैं तो कश्मीर को आप साथ नहीं चला सकते। और जब तक आप दोनों को साथ नहीं चला सकते तो तब तक आपके लिए बहुत मुश्किल है आगे पॉलिटिक्स करना। तो इसलिए ये जो हमारा पार्टी का ये रहा तो उसमें ये प्रोफेसर भीम सिंह नॉन सीरियस थे, क्योंकि प्रोफेसर भीम सिंह को लेकर भी अगर आप बात करते हैं किसी के साथ तो प्रोफेसर साहब को लेकर एक बड़ी हैरानकुन बात जो है वो सुनने को मिलती है कि कश्मीर के बड़े से बड़ा आदमी कश्मीर का ये कहता है कि बहुत बेहतरीन वकील है, बहुत बेहतरीन वकील हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो मुकदमे उन्होंने लड़े हैं, बहुत सारे वकील वो मुकदमा लेने के लिए तैयार नहीं होते थे। तो क्या ये बात मानेंगे कि जो प्रोफेसर भीम सिंह का पोटेंशियल था, जो वो कर सकते थे, अपनी नॉन सीरियसनेस की वजह से वो कर नहीं पाए, और इसीलिए जो है एक विकल्प के तौर पर जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी जम्मू कश्मीर में, खासकर जम्मू संभाग में उभर नहीं पाई? मैं इसको नॉन सीरियस नहीं कहूँगा, मैं इसको कहूँगा कि अपना मतलब एक जिसको ये कह सकते हैं कि अपना अलग स्टैंड, कि हमारा एक डिफरेंट ग्रुप है, किसी के साथ हम मिलेंगे नहीं। तो वो हमने साबित करने की, हमारी सीनियर लीडरशिप ने ये साबित करने की कोशिश की कि हम बेहतरीन हैं और हम किसी से मिलेंगे नहीं। मुझे लगता है कि वहाँ खामी रह गई, क्योंकि जब पूरे नेशनल लेवल पे बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ महसूस कर रही हैं कि अलाइंस करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं, तो उस समय अगर जब हमारी छोटी सी पार्टी अलाइंस करने के लिए किसी ग्रुप के साथ तैयार नहीं है तो डेफिनेटली हम कोई अलग चीज़ साबित करना चाहते हैं, और वो भी एक वजह रही है कि जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाए हैं। क्योंकि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ मेजॉरिटी इंडिया के अंदर है, मेजॉरिटी इक्का दुक्का छोड़ के सभी ने अलाइंस करके ही आगे बढ़े हैं, और हम उसमें कामयाब नहीं हो पाए। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि हम पॉलिटिकल लोग नहीं हैं, राजनीतिज्ञ नहीं हैं, हम एक आम जिसको कहेंगे कि स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग हैं। कि ये लोगों ने कहा नहीं जी नहीं, किसी ने क्यों मिलना, मारे तुझे अपनी पार्टी है, तुझे क्यों मिलना किसी ने, तो वो उस पार्टी पे एक उस पार्टी में ये ब्लेम है, उसके ऊपर ये एलिगेशन है, उसके आपकी तो ठीक है, आपको क्यों मिलना है। लेकिन हम जब मौका नहीं संभालेंगे, हम जब हमें लगता है कि सामने वाला बड़ा मजबूत है और जाके फिर टक्कर मारनी है और सिर फोड़ना है, तो उसका फ़ायदा क्या है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम जो पॉलिटिकल लेवल पे जो फैसले करने थे उसमें हमारे से चूक हुई है। मानते हैं आपकी चूक? जी डेफिनेटली चूक हुई है। मनकोटिया साहब, एक और चीज़, क्या ये जो जम्मू वर्सेस कश्मीर है कि कश्मीर में अगर एक नया पंछी आ जाए, मान लो मोर की आबादी कश्मीर में ज़्यादा हो जाए, तो जम्मू में शोर उठेगा कि वहाँ 4 मोर आ गए, हमारे यहाँ हमको 8 मोर चाहिए। क्या मानते हैं कि ये जो जम्मू वर्सेस कश्मीर वाली राजनीति है, इसी के चलते कोई भी क्षेत्रीय दल जम्मू संभाग में कामयाब नहीं हो सका, और क्योंकि उस क्षेत्रीय दल को भी अपने आप को कहीं प्लेस करना है, और जम्मू के क्षेत्रीय दलों की कोशिश अक्सर ये रही कि चलो यार कश्मीर के साथ हमको मिलकर चलना है, क्योंकि हम छोटे दल हैं, हम बड़े नहीं हो सकते। उसके कंपैरेटिवली आप कश्मीर में चले जाएं, क्षेत्रीय दल मजबूत हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस है आज के समय में मजबूत है, पीडीपी है, कैडर उनके पास है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के पास कैडर है, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के पास कैडर है, छोटे छोटे दल के पास एक आधी सीट लेने की उनकी संभावना है वहाँ पर। क्या मानते हैं इसी के कारण आप लोग जो है इतने प्रखर रूप से निकल कर नहीं आ सके जैसे निकल कर आ सके? हाँ देखिए, मैं नहीं मानता कोई कश्मीरी में भी किसी के साथ अपना कैडर है। वो अगर कहावत है पुरानी कि एक पार्टी ने जलसा किया और वहाँ पे 4000 लोग थे और दूसरी में गए थोड़ी देर बाद तो वहाँ भी 4000 थे। किसी ने पूछा, उन्होंने कहा कि यही वही लोग हैं, वो जो पिछली मीटिंग में थे इस मीटिंग में भी वही लोग हैं। तो लेकिन वहाँ पे जब लोग फैसला करते हैं तब वो जब मेरा जो सोच है कि जब पिछली बार जब पीडीपी की बड़ी हवा चली थी 2014 में, तो एक चर्चा चली कि पीडीपी कश्मीर में क्लीन स्वीप करेगी। तो ये भी मुझे सुनने में आया कि कश्मीर के जो बुद्धिजीवी लोग थे उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ग्राउंड की पार्टी है, ऐसा मत करो कि उसको बिल्कुल आप साफ़ कर दो और सिर्फ पीडीपी को दे दो, इसका कोई भरोसा नहीं है। तो फिर जाके आप देखा कि पीडीपी की सीटें इतनी नहीं आ पाई जितनी मुफ्ती साहब को लगता था कि आनी चाहिए, और नेशनल कॉन्फ्रेंस का थोड़ा सा डबल फिगर में पहुँचे। तो मुझे लगता है कि जब वो लोग, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे लोग सारे कैडर बड़ा किसी का स्ट्रांग है, ऐसा कुछ नहीं है। उससे तो स्ट्रांग हमारा कैडर है कि जो 40 वर्षों से कभी पावर ही नहीं देखी तो तब भी हमारे साथ चलते रहे, तो उससे तो ज़्यादा स्ट्रांग कैडर, ऐसा नहीं है। लेकिन उसमें यह है कि वो वहाँ पर ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ ये है कि कांग्रेस की मीटिंग में गया तो बीजेपी में जाएगा तो वहाँ पर हंगामा खड़ा होगा, तो वहाँ कांग्रेस वाला बीजेपी में जाएगा, बीजेपी वाला कांग्रेस में जाएगा। आप खुद देखते हैं कि आज वो कांग्रेस में होता है, कल उसने पटा बीजेपी का डाला होता है, परसों उसने नेशनल कॉन्फ्रेंस का डाला होता है। तो जो मेन लीडर हैं तो वो होंगे, अदरवाइज तो जो उसको ऐसे देखें कि
आपकी मुसीबत ये है कि आप जब जम्मू संभाग में चुनाव लड़ते हैं तो आपको अपने आप को धर्मनिरपेक्ष बताना पड़ता है, आपको अपने आप को सेकुलर बताना पड़ता है, चाहे आप उधमपुर से ही चुनाव लड़ रहे हो, ठीक है। लेकिन जब आप कश्मीर में जाते हैं तो आप इस्लाम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कुरान का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप मज़हब का जितना मर्जी उतना इस्तेमाल कर सकते हैं, और एक ही समुदाय के लोग रहते हैं तो उनके बीच में बड़ा आसान है कि आप लोग जो हैं एक ही तरह की ज़ुबान बोल सकते हैं। तो आपके लिए ज़रा मुश्किल है, और आप जिस क्षेत्र से आते हैं उस क्षेत्र में दोनों समुदाय के लोग रहते हैं। क्या ये एक कारण है कि आप कोई भी बयान अगर आपको देना है तो आपको बहुत सोच समझ के देना है कि अगर यार ये बयान दूंगा इससे कहीं ये ना हो जाए, वो कम्युनिटी नाराज़ ना हो जाए, ये कम्युनिटी नाराज़ ना हो जाए। ये मानते हैं कि कम्युनल डिविजन्स, मैं सिर्फ समुदायों की बात नहीं कर रहा हूँ, हिंदुओं के अंदर भी अगर मैं बात करूँ तो अलग अलग समुदायों से ताल्लुक़ रखें, जातियों के साथ ताल्लुक़ रखें, कि ये सब चीज़ें आप मानते हैं कि ये कारण है कि क्षेत्रीय दल जम्मू में मजबूत नहीं हो सकता? देखिए, मैं अगर मैं पर्सनल अपनी बात करूं तो मैं बाई नेचर, मैं बाई ब्लड, मेरे खून के अंदर तो ऐसा है कि मैं अपने आप को इंसान मानता हूं, और मुझे लगता है जिसके अंदर इंसानियत है, दुनिया का सबसे बड़ा धर्म मजहब इंसानियत है, और जिसके अंदर इंसानियत है वो बेहतरीन हिंदू हो सकता है, बेहतरीन मुसलमान हो सकता है। मज़हब का इस्तेमाल करके चुनाव जीतना आसान है? इंसानियत नहीं है ना, तो ना बेहतर हिंदू हो सकता है, ना बेहतर मुस्लिम हो सकता है, ना बेहतर सिख हो सकता है, ना ईसाई हो सकता है। तो मैं इंसानियत के ऊपर विश्वास करने वाला, और हमारा जब तक हम एमएलए रहे और आज नहीं भी हैं, हमने कभी भी दो नज़र से किसी को देखा नहीं है, एक ही नज़र से देखते हैं कि ये ह्यूमन है, एक इंसान है, और एक इंसान की हेल्प करना दूसरे इंसान की जिम्मेदारी हम ये के लेके चलते हैं। रही बात जो आपने कहा, तो ये डेफिनेटली हिंदुस्तान में, ये जम्मू की बात नहीं है। अब यूपी की बात देख लो आप, यूपी में क्या चल रहा है। तो यहाँ पे हर स्टेटमेंट आपको हर धर्म, सिर्फ मतलब रिलीजन को देख के नहीं, लोकल जो मतलब धर्म है उनको देख के, लोकल जो आपके कास्ट इक्वेशन को देख के भी देना पड़ता है। मतलब छोटी सी आपने बात कह दी तो दूसरी कास्ट के, विद इन हिंदू में दूसरी कास्ट के लोग नाराज हो गए तो आपका मतलब तबाही हो सकती है। तो इसमें ये पॉलिटिकल लेवल पे जब जो हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स है, तो इसमें तो बड़ा सोच समझ के, यही एक बड़ा कारण है कि हम जम्मू में कोई क्षेत्रीय दल कभी कामयाब नहीं हो सका, लेकिन कश्मीर में एक क्षेत्रीय दल कामयाब हो। देखो, कश्मीर का एक बड़ा कारण ये था कि कश्मीर में अगर आपको सरकार बनाने के लिए अगर आपको 44 एमएलए चाहिए, तो आपके पास ऑलरेडी 46 एमएलए हैं, और उसमें ये लगभग एक ही मजहब को मानने वाले लोग हैं। तो उसमें बिल्कुल एक स्लोगन चल सकता है, वहाँ पे एक स्लोगन चल सकता है। लेकिन अब जम्मू की बात करें, जम्मू में पुंछ रजौरी वाले अपने आप को जम्मू के साथ जुड़ने के लिए तैयार नहीं हैं, डोडा भद्रवा वाले पुंछ के साथ जुड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। तो अगर आप अगर आप जैसे ये चनैनी वाला टनल, नाशरी टनल को आप क्रॉस करेंगे, तो उसके बाद वहाँ से अगर किश्तवाड़ तक जाएंगे तो 4-5 तो लैंग्वेजेस वहाँ तक आपको बोलने को मिलेंगी। मतलब भद्रवाही अलग है, किश्तवाड़ी अलग है, ड्रॉबैक है ज़बरदस्त है, उर्दू अलग है, ये ड्रॉबैक है, कश्मीरी अलग है। तो वहाँ आप जाके जो भाषण आप रामबन में कहेंगे वही एक डोडा में कहेंगे, वही आप किश्तवाड़ में करेंगे, तो आप शाम तक तो आपको पत्थर पड़ जाएंगे। और आजकल वैसे भी सोशल मीडिया है, तो आप कोई बात उधमपुर में अगर कह दें लोगों के बीच में, तो वो शाम को किश्तवाड़ पहुँच गई, और किश्तवाड़ जाके वही बात, जब किश्तवाड़ जाएंगे तो वहाँ तो पत्थर पड़ेंगे आप। ये जम्मू संभाग में चलना बड़ा मुश्किल है। अच्छा, एक चीज़ और मुझे बताइएगा कि आरसपुरा से मुफ्ती मोहम्मद सैयद चुनाव जीतते हैं, ये तो हमने सुना है, लेकिन हम बात करें बारामुल्ला से बलवंत सिंह मनकोटिया चुनाव जीते हैं, या कोई अनंतनाग से बलवंत सिंह मनकोटिया चुनाव जीते हैं, ऐसा ना हमने अभी तक कोई सुना, तो ना मेरे नॉलेज में कोई है, क्योंकि मैं भी 16 साल से पत्रकारिता में हूँ, जम्मू कश्मीर के इतिहास से वाकिफ़ हूँ। ये देखने को नहीं मिलता, क्या वजह है इसकी? देखिए, मुझे लगता है शायद किसी ने सिंसियर एफर्ट्स नहीं किए होंगे। मैं एक एग्जांपल आपको वोटों के एग्जांपल नहीं दूंगा, लेकिन एक बार क्या हुआ, कभी लगभग 10 साल पुरानी बात है, 10-12 साल, उस टाइम में एमएलए था, और कुपवाड़ा में हमारा प्रोग्राम था। हमारे एमएलसी थे रफ़ीक शाह, तो उन्होंने एक प्रोग्राम रखा था, और उस दिन था जहाँ वो जो 13 मई का है ना, जिस दिन कश्मीर बंद रहता है, कि यहाँ कश्मीर में उसको शहीदी कहते हैं, और हम उसको जम्मू वाले हम काला दिन कहते हैं। तो उस दिन वहाँ पे प्रोग्राम था, तो भीम सिंह जी को जाना था, लेकिन वो किसी वजह से नहीं जा पाए, तो मेरा नंबर लग गया कि वहाँ जाने का। तो हमारे जो कार्यकर्ता थे, हमारे जो लीडर्स थे, वो परेशान थे कि ये अगर यहाँ पे आएगा तो यहाँ तो हंगामा खड़ा होगा, और दिन इतना इंपॉर्टेंट है, और उस दिन शायद शुक्रवार था उस दिन। तो जब मैं गया तो लगातार मेरे फ़ोन पे संपर्क थे, ऐसे नहीं बोलना, ऐसे नहीं बोलना, ऐसे नहीं बोलना, काम ख़राब ना हो जाए। तो मैंने कहा आप निश्चिंत रहो यार, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, आप कोई बात नहीं, आप निश्चिंत रहो, मेरी जिम्मेदारी है, अगर कोई आवाज़ भी उठाएगा। तो मैं आपको बताऊं कि जब मैंने वहाँ पे स्टार्ट किया बोलना,
तो मैंने कहा मुझे ये बताओ, आपको जो बात करनी होगी, आपको पूरा आज़ादी है, मैं यहाँ से भागूंगा नहीं। अगर आपको लगता है कोई पत्थर मारने हैं, मुझे कोई गाली निकालनी है, कोई आप शब्द बोलने हैं, तो आप बोलने का आपको पूरा हक है। लेकिन अगर एज ए लीडर मैं आया हूँ और आप सुनने घर से मुझे सुनने के लिए आए, तो मुझे सुनना है, उसके बाद मैं बैठूंगा, आपको जो कहना है आप कह सकते हैं। तो जब मैंने वहाँ बोलना स्टार्ट किया तो इतनी देर में वो अयान का वो आ गया मैसेज, तो वो सारे लोग बीच में से चले गए नमाज़ पढ़ने। तो पंडाल बिल्कुल खाली हो गया। तो अब सभी को लगा कि अब तो हो गया, काम ख़त्म, अब मैंने शुरू ही किया था। लेकिन जैसे ही वो नमाज़ पढ़ के सारे लोग वापस आए, एक एक बंदा वापस आया, पार्क के अंदर प्रोग्राम था। और मैंने उनको कहा मुझे बताओ कि मैंने कहा आप ये जो 70 साल वाला जो है ये सरकार है और जो 200 साल वाली सरकार है, उसमें आप फ़र्क क्या समझते हैं? उस सरकार में अगर आप 13 लोग मरते हैं और 100 साल की या 150 साल की हुकूमत में 100 साल लोग मरते हैं और आज की डेट में 1 लाख आदमी मरता है, आप बेहतर किसको मानेंगे? मैं कहा डेफिनेटली पुरानी सरकार को बेहतर मानेंगे। तो मैंने कहा फिर तो तालियां पीटी लोगों ने, बड़ा बेहतर तरीके से सुना। तो कहने का मतलब यह है कि जब आप जुनैद जी आप मेरे पास आए तो मैं अपने दिल में आपके लिए नफ़रत का भाव लेके खड़ा हूँ, तो मैं आपको फेस करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। और आप ही अंदर वो नेगेटिव वेव्स कोशिश करने की ज़रूरत है ना, वो आपके पास पहुँच रही है। कहने कोशिश करने की ज़रूरत है। जब आप क्लियर हैं तो आप कहीं भी जाके खड़े होकर और अपनी बात जब आप कहते हैं तो लोग समझते हैं कि ये आदमी क्लियर है, साफ दिल है, ये डबल क्रॉस करता है। तो मुझे नहीं लगता अगर आप किसी ने अगर प्रॉपर तरीके से उन लोगों को उनकी बात सुनी होती, उनके लिए लड़ा होता, तो मुझे नहीं लगता कि और पॉजिटिव वे से उनको चलाए, नेगेटिव उनको बताए। क्योंकि आसानी से अगर आपको वो नारा लगा के आसानी से मिल सकता है, तो आपको ज़रूरत है मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने एक बार कहा था कि जी मैं जब अपनी सड़क लेकर, अपना बिजली, अपना पानी लेकर और बाकी काम लेकर लोगों के बीच में जाता हूं, तो कन्विंस करने में मुश्किल हो जाता है लोगों को कि यार मैंने काम किया है। लेकिन जब धर्म और समुदाय लेकर जाता हूं तो 1 घंटे में सब कन्विंस हो जाते हैं कि यही मेरा कैंडिडेट, इसको वोट डालना। अच्छा, सीधी बात पूछूंगा, सुनने में आ रहा है कि आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने लगे थे, लेकिन भाजपा के जो बहुत सारे नेता उधमपुर में, क्योंकि उधमपुर में पहले तो एक नेता था, वो बाद में पार्टी छोड़कर बाहर चला गया, वो भी पार्टी में वापस आ गया है। 2-3 नेता पिछले कई सालों से कोशिश कर रहे हैं कि एमएलए की टिकट मिलनी चाहिए, चुनाव लड़ना है वहाँ से, वो भी। और उसके अलावा अन्य और भी कार्यकर्ता हैं जो डीडीसी के चुनाव में जीते हैं, उनको भी लगता है कि भाई हम भी अब प्रत्याशी हो सकते हैं। वो तो उनका आपस में घमासान है। उस घमासान के बीच में पता चल रहा है भाई मनकोटिया साहब भी जो हैं वो दाएं बाएं कहीं खड़े हैं। तो जानना चाहूँगा कि क्या उन लोगों ने आपको रोक रखा है या आप खुद ही जो है चिंतन मंथन में लगे हुए हैं, जाऊँ कि न जाऊँ? देखिए अभी तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने कहा भी कि शायद पहले भी कुछ चैनल्स में कहा कि जब मैंने पार्टी छोड़ी तो ऑलमोस्ट सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस में तो नहीं आप जाने वाले, पीडीपी में आप नहीं जाने वाले, अपनी पार्टी में आप जाने वाले नहीं, पीपल्स कॉन्फ्रेंस में आप जाने वाले नहीं, ये 4 चीज़ें तो बिल्कुल साफ हैं। वहाँ तो आप जाएंगे नहीं जिनको आपने हमेशा क्रिटिसाइज़ किया है, जिनके खिलाफ आप बोलते रहे। तो अब आपके पास बचती है कांग्रेस, भाजपा। तो कांग्रेस में आप जाएंगे, इसकी कितनी संभावना है? और बीजेपी जो है उसमें जाएंगे, उसकी कितनी संभावना? देखिए कोई ज़रूरी नहीं है। मैंने कहा कि अगर आपने मेरी अक्सर बात सुनी होगी तो जल्दबाजी का तो कोई है नहीं। अभी हमने अपने कार्यकर्ताओं को उनको भी कहा है कि आप ये मत सोचिए कि रात कहीं फैसला करना है, सुबह हमने कोई मतलब किसी प्लेटफॉर्म पे खड़े होना है, किसी थड़े पे खड़े हो जाना है कि हम भाई आगे हैं। आप आराम से सोचिए, अभी टाइम है हमारे पास। तो हमने ऑलमोस्ट अपने, क्योंकि देखिए आज बलवंत जहाँ भी है तो वो अपने साथियों की वजह से है, अपने दोस्तों की। क्योंकि जब मेरी विधानसभा क्षेत्र रामनगर है, उधमपुर में पढ़ने के लिए आया था, तो पढ़ने के लिए आया था तो उन लोगों ने मुझे पढ़ते मुझे एमएलए बना दिया। तो बहुत बड़ी बात है, कोई छोटी बात नहीं। लेकिन बेटर अल्टरनेटिव कौन सा है, भाजपा या कांग्रेस? ट्रेंडिंग में देखा जाए तो बीजेपी है, ठीक है। आने वाला कल अगर देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि आज 10 साल के बाद कांग्रेस आएगी, क्योंकि देश में तो 2 ही बड़ी पार्टियां हैं, या कांग्रेस है या बीजेपी। देखिए हो सकता है कि अगर मेरे कार्यकर्ता मेजॉरिटी में फैसला करते हैं कि आपको इंडिपेंडेंट चलना है तो हम इंडिपेंडेंट चलेंगे, वो ज़रूरी नहीं है। पार्टी में जाना ज़रूरी नहीं। लेकिन आपको ये नहीं लगता कि इंडिपेंडेंट जाने के बाद जिस समय कल सरकार बनती है और आपको एमएलए के तौर पर ही काम करना पड़ता है, आप एक मंत्री नहीं हैं, आपके पास कोई ताकत नहीं है, और जिस तरह की राजनीति इस समय की है, तो उस राजनीति के चलते लगता है आपको कि एक एमएलए के लिए संभव है कि वो इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी में हर इंसान का, हर आम आदमी के मुद्दे को हल कर सके? हो सकता है सरकार बनाने की एक ही एमएलए की ज़रूरत हो उस टाइम। अच्छा, मुझे एक चीज़ और बताइएगा, डीडीसी के चुनाव हुए,
डीडीसी के चुनाव को लेकर भी जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी में एक धड़ा है जो आपके ऊपर ये आरोप लगाता है कि जी बीजेपी में जाने के चक्कर में मनकोटिया साहब ने पूरा उधमपुर जो है बीजेपी के गोदी में डाल दिया। ये इल्ज़ाम भी आपके ऊपर लगता है, इसमें कितना सत्य है? धड़ा नहीं है, 2-3 फेक आईडी बना के 2-3 लोग करते रहते हैं मैसेज, बाकी तो आम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। मुझे नहीं वो तो कहते हैं कि गोल्डन कार्ड थमा दिया, क्या कहते हैं, बलवंत सिंह मनकोटिया ने बीजेपी को, क्योंकि कहा तो ये जा रहा था कि ये जब उधमपुर में 8 पैंथर्स पार्टी और बाकी बीजेपी, तो कहते कि इन्होंने सब गोद में दे दिए, कहा भाई अब इतना बड़ा मैंडेट लेकर मैं आया हूं तो मैं नहीं तो फिर कौन। नहीं, ऐसा तो नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर मैंने जाना होता तो मैं 2014 में, जब हमारा अलाइंस नहीं हुआ, पार्टी ने अलाइंस नहीं किया 2014 में, तो उस दिन तो 15 दिन बाद तो इलेक्शन थी, तो तब भी तो मुझे ऑफ़र था कि आप आ जाओ, तो मैं तब तो ऐसा हमने बिल्कुल नहीं किया, कि हमने ऐसा बिल्कुल नहीं किया कि मतलब आधा बीच बिचकार किसी को छोड़ के और हम चले गए, किसी को सोचने का टाइम नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं किया। अब भी ऐसा मैं कहाँ बड़ा लीडर हूँ, मैंने अपने आप को कभी बड़ा लीडर माना ही नहीं। मैं एक पार्टी का काम आम आदमी अपने आप को लेके चलता हूँ हमेशा, चाहे प्रेसिडेंट, एज ए प्रेसिडेंट भी मैं अपने आप को आम एक कार्यकर्ता लेके चला, और उससे पहले भी आम कार्यकर्ता लेके चला। तो कुछ लोग हैं फेक आईडी बना के इस तरीके के इल्ज़ामात लगाते हैं, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? जैसे आपने कहा इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बलवंत सिंह मनकोटिया का कोविड के दौरान भी मैंने आपकी वीडियोस देखी। एक बात तो है कि कमाल का सोशल मीडिया आपका चलता है, वो आप किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं मुझे नहीं पता। सोशल मीडिया के ऊपर जो आपकी प्रेजेंस है और जिस प्रकार से आपकी वीडियोस और सब चीज़ें आती हैं, वो साफ तौर पे ये दर्शाता है कि आपके पास एक मैकेनिज़्म है जिससे आप प्रधानमंत्री तक और गृह मंत्री तक पहुंच सकते हैं। तो कहाँ पहुंचे हैं आप? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री तक पहुंचे हैं या दाएं बाएं जो उनके लोग हैं उन्हीं तक पहुंचे? प्रधानमंत्री जी से आज से तो मैं 10 साल पहले मिला था, तो जब मुख्यमंत्री थे तब भी मिला था, तो ऐसा कोई मसला नहीं है। देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके तक पहुंचना, और उनको मैंने जब भी ये जो 2019 की जो बात है, जो यूटी बननी थी, तो तब मैंने उनको यूटी बनने से लगभग 1.5 महीना पहले उनको मैंने एक अपॉइंटमेंट लेटर भेजा उनको कि मुझे आपसे मुलाकात करनी है और जम्मू कश्मीर के रिलेटेड मैंने आपको कुछ मेरे माइंड में कुछ है कि जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। और उन्होंने वहाँ से मुझे जवाब आया और उन्होंने टाइम दिया, खुद उन्होंने दूसरे किसी मिनिस्टर की ड्यूटी लगाई कि आप बताओ, और जो यहाँ पे हुआ लगभग, मैं कभी दोबारा चर्चा करेंगे तो ऑलमोस्ट यही इश्यूज़ मैंने वहाँ पे डिस्कस किया। प्रधानमंत्री जी के पास पहुँचे कि नहीं पहुँचे, लेकिन जो यहाँ पे उन्होंने यूटी में किया है, तो लगभग मैंने उनसे ये चर्चाएँ की हैं, वहाँ तक उनके ऑफिस में चर्चाएं की हैं। तो इसलिए देश के प्रधानमंत्री के साथ मिलना, गृह मंत्री के साथ मिलना, मुझे नहीं लगता कोई गुनाह है। अपने देश के हैं, दूसरी कंट्री के हों तो वहाँ परमिशन चाहिए, तो यहाँ किसी से भी मिलने की कोई ऐसा नहीं है, और मैं पहले भी मिला हूँ। मन में कोई खाना बन गया हुआ प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के लिए, या कोई अभी मन में कोई खाना नहीं है, बस ठीक है, एक आदर है, सम्मान है उनके प्रति? नहीं, आदर सम्मान बिल्कुल है। और देखिए, देश के जो मतलब देश चलाने वाले लोग हैं, आप जो मर्जी कहें, देश तो वही चलाएंगे ना, तो उनके लिए मान सम्मान सभी को होना चाहिए। यानी आने वाले चुनाव में आप साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि बहुत बड़ा फैक्टर रहेंगे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जब जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे, क्योंकि आप लोगों ही इल्ज़ाम लगाते रहे और आपने भी बड़ी सारी जगहों पर आपने अपनी डोगरी में बड़ी खूबसूरत तकरीरें की, वो मैं सुनता रहता था फेसबुक के ऊपर। आप कहते रहते थे लोगों को कि भाई ठीक है, प्रधानमंत्री तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके क्षेत्र में काम करना है तो प्राइम मिनिस्टर तो आएगा नहीं, वो तो हम ही लोगों ने आपके क्षेत्र में काम करना है। तो वो दिखता था कि आप प्रधानमंत्री की प्रशंसा करते हैं। फिर उसके बाद आपने एक फिट इंडिया का अभियान चलाया, उस अभियान में आप हैं पैंथर्स पार्टी में, लेकिन अभियान जो है प्रधानमंत्री को जो है आपने समर्पित कर दिया। तो लोगों ने इस वक्त अटकलें लगानी शुरू कर दी थी कि भाई कोई केमिस्ट्री हो रही है बलवंत सिंह मनकोटिया और बीजेपी के बीच में। तो लोग ये कह रहे थे कि शायद पवन खजूरिया के चक्कर में नहीं जा रहे, पवन गुप्ता के चक्कर में नहीं जा रहे, और भी 2-4-5 लोग, क्योंकि उधमपुर तो अब एक समय था उधमपुर में 2 नेता होते थे, आज उधमपुर के गली गली में एक नेता है और सब दावेदार हैं, आने वाले कल में चुनाव में सीट के दावेदार हैं। तो क्या ये तभी से सारा सिलसिला चल रहा था कि ये सब कुछ जो फिट इंडिया हुआ, ये हुआ, वो हुआ, और जो हाईएस्ट लेवल पर भी लोगों ने देखा? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, अब जब कांग्रेस की सरकार थी तो मनमोहन सिंह जी के साथ कितनी बार हम मिले, और इवन मैं कहूँ जब हम 4 एमएलए बने तो भीम सिंह जी ने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया, और उसमें मनमोहन सिंह जी उस टाइम उनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल कोई पोस्ट नहीं था, और जब दिल्ली में एक बहुत बड़ा रिसेप्शन हमारा हुआ, और उस रिसेप्शन में मनमोहन सिंह जी मतलब ऑलमोस्ट, मैं ये कहना अच्छा नहीं लगता कि वो मतलब बुक्के लेके वो खड़े थे वहाँ, तो एज ए उनके फ्रेंड,
तो ऐसा नहीं है कि उनके साथ हमारे रिलेशन नहीं थे या उनके साथ मतलब अक्सर इनसे ज़्यादा तो उनसे तो मिलते रहते थे, तो हम ये कहेंगे कि हम उनसे मिलने का मतलब ये है कि हम उनसे फिट हो गए थे, ऐसा कुछ नहीं है। वो जब वो अच्छा काम करते तो हमारी पार्टी की तरफ से कई बार आपने देखा होगा प्रोफेसर साहब की तरफ से मनमोहन सिंह जी की तारीफ़ कई बार की गई है, तो जो पिछले प्रधानमंत्री रहे हैं उनकी तारीफ़ की गई है। तो देश का प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री होता है ना, वो सारी जनता का प्रधानमंत्री है, तो उसमें अगर कोई अच्छा काम करता है, तो मैंने पहले भी कहा कि अगर कोई अच्छा काम करे प्रधानमंत्री जी, तो उसमें अच्छा कहने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप किसी भी पार्टी में। लेकिन जब आप वो गलत मतलब जो लोगों के अगेंस्ट फैसला होता है, तो उसमें आप जब अपोजिशन करने की आप अपोजिशन की भूमिका निभाते हो कि ये गलत है, ये गलत है, तो जब अच्छा है तो अच्छा भी कहना चाहिए ना आपको। मुझे एक चीज़ और बताइए कि प्रोफेसर भीम सिंह हैं, हर्षदेव सिंह हैं, बलवंत सिंह मनकोटिया हैं। हर्षदेव सिंह को भी लेकर बड़ी सारी बातें जो हैं दाएं बाएं हो रही हैं। आपके बारे में भी अब चर्चा तो चल ही पड़ी है कि बीजेपी, तो मुझे ये बताइए कि जब ये दोनों लीडर पार्टी से निकल गए तो पार्टी में प्रोफेसर साहब बच गए, तो फिर पार्टी चलाएगा कौन आगे? हाँ, देखिए जो पॉलिटिकल पार्टी बनती है तो कोई ना कोई तो आ ही जाता है, कोई चलाने वाला कोई ना कोई निकल जाता है, और इसके ऊपर अभी मैं ज़्यादा कह नहीं सकता, लेकिन पार्टी बनाई है, कोई ना कोई आ जाएगा चलाने वाला। अच्छा, लेकिन दुख नहीं होगा आपको जिस पार्टी ने आपको नेता बनाया, एमएलए बनाया, यहाँ तक पहुँचाया कि आज आप नूरे नज़र हैं इतने सारे लोगों के, तो वो पार्टी ही नहीं रही? देखिए जब पहली इलेक्शन मैंने 96 में लड़ा तो मुझे 600 वोट मिला था। ऐसा नहीं है कि पार्टी का वहाँ पे 5-10-15 हज़ार वोट था और 10-15 हज़ार मैंने इकट्ठा किया। 600 वोट से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि टोटल 600 वोट मिला, और वहाँ से फिर नेक्स्ट इलेक्शन में 25,000 वोट लिया है। तो मैं ये नहीं कहता कि मैं बड़ा था और पार्टी छोटी थी, ऐसा नहीं था। लेकिन वहाँ पे उधमपुर के अंदर पार्टी थी नहीं, कहीं पार्टी नहीं थी। पार्टी को हमने स्टैंड किया, और उधमपुर ने में इवन के जब हम 2014 का इलेक्शन जब हार गए तो हमारे जितने भी यूनिट थे वो सारे चले गए, ऑलमोस्ट सारे मतलब यूनिट के यूनिट, मतलब रामबन का पूरा यूनिट मर्ज हो गया, किश्तवाड़ का यूनिट मर्ज हो गया, हमारा रियासी का यूनिट मर्ज हो गया, पूरे यूनिट हमने दोबारा उनको तैयार किया। तो ऐसा नहीं है कि हमने मतलब पार्टी को, डेफिनेटली दुख तो होता है, इसमें कोई दो राय नहीं कि हमने तो मतलब अपनी पूरी जवानी दी है, हमने पूरी जवानी दी है उसको स्टैंड करने में। लेकिन मैंने एक ही बात कही कि उसमें रिज़ल्ट नहीं दे पाए हम, जो रिज़ल्ट मतलब मिलना चाहिए था वो रिज़ल्ट नहीं दे पाए। अंत में आपसे जानना चाहूँगा, देवेंद्र सिंह राणा जम्मू डिक्लेरेशन की बात करते हैं, चौधरी लाल सिंह डोगरा स्वाभिमान संगठन के कहते हैं कि जी मैं समर्थन दूंगा देवेंद्र सिंह राणा को। उसके बाद तीसरे नेता अखनूर से आते हैं श्यामलाल शर्मा, उनके बारे में भी ये कहा जाता है कि भाई वो भी एक इंडिपेंडेंट, एक बड़े नेता के तौर पे आ सकते हैं। इसी तरीके से आपके बारे में लोग उधमपुर को लेकर कहते हैं। जम्मू का कारोबारी परेशान है, जम्मू का शराब का कारोबारी परेशान है, जम्मू में माइनिंग के ठेके जिस तरीके से बांटे गए उसको लेकर लोग परेशान हैं, बाबू शाही को लेकर लोग परेशान हैं। लोग ये कहते हैं इतना भारी समर्थन हमने बीजेपी को दिया, आज हमारी बात सुनने वाला कोई नहीं है। स्थिति इस समय इतनी गंभीर है कि एक किसी जगह पर बहुत बड़े पैमाने पर कारोबारियों की मीटिंग होती है, 900 से ज़्यादा लोग वहाँ पर बड़े कारोबारी बैठे हैं, और वो सारे कारोबारी ये कहते हैं कि बीजेपी जो हमारे साथ जम्मू में कर रही है ये एक कारोबारी का कत्ल है, कि आप जो हैं कारोबारियों का बिल्कुल ख्याल नहीं रख रहे, और एक के बाद एक फरमान आ रहे हैं, कभी कुत्ता रजिस्टर कराओ, कभी पेड़ रजिस्टर कराओ, अब 500 रुपया देना जी कुत्ता रजिस्टर कराओ, पेड़ आपने घर में कौन सा लगाना है वो भी आपने म्यूनसिपलिटी को बताना है, सारी चीज़ें हो रही हैं। और उसके बाद स्मार्ट सिटी का ठेका दिया गया, 100 मीटर के अंदर अंदर कश्मीर का डिस्टेंस जो है को 16 किलोमीटर कम कर दिया गया। एक ही जगह 2 बोर्ड लगे हुए हैं, एक बोर्ड कहता है 259 किलोमीटर कश्मीर है, दूसरा बोर्ड कहता है 243 किलोमीटर बोर्ड है। क्यों? क्योंकि जो लगाने वाली कंपनी जो है वो यूपी बेस्ड है, वो जम्मू की नहीं है। स्थिति ये है। इन स्थितियों में, इन परिस्थितियों में आप सभी लोग कहते हैं जम्मू की बात और जम्मू के लोग और जम्मू का कारोबारी, लेकिन प्रैक्टिकली ये दिख रहा है कि आप सारे लोग एक प्लेटफॉर्म पर आने के लिए तैयार नहीं। कोई दाएं बंधा हुआ है, कोई बाएं बंधा हुआ है। क्यों नहीं आ पाता जम्मू के इतने सारे नेता एक प्लेटफॉर्म पर? गुपकार जम्मू में संभव क्यों नहीं? गुपकार कश्मीर में हो जाता है। सज्जाद लोन अलगाववादी खेमे से निकल के मेन स्ट्रीम में आए और आज एक गुपकार के साथ खड़े हो गए। महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला 2 बिल्कुल अलग अलग विचारधाराओं के साथ एक दूसरे की शक्ल एक समय देखना नहीं चाहते थे, तो आज वो एक प्लेटफॉर्म पर बैठे हुए हैं। जम्मू में ये सब चीज़ें क्यों संभव नहीं है, और क्या आपको लगता है कि इस और कोई कोशिश करने की ज़रूरत है, या आप ये मानते हैं कि अब यार भाजपा में जाना है, मैंने दुनिया जिधर जाती है जाए, हमें कोई लेना दो? देखिए आप तो मतलब मुझे लगता है आपका भी इस फील्ड में लगभग 20-25 साल हो गए हैं, आपको भी 16 हो गए हैं, तो आपने असेंबली का सारा देखा है। हमारी असेंबली में लड़ाई तो कभी उधमपुर को लेके नहीं थी ना, हमारी जम्मू की लड़ाई थी ना।
जम्मू की लड़ाई थी ना। और हमारा अगर टकराव उमर अब्दुल्ला साहब या गुलाम नबी आज़ाद या मुख्यमंत्रियों से रहा तो हमारा क्यों था? वो तो हमें कहते थे भैया अपना तो सड़कें जो जितनी लेनी है, तो पानी की स्कीमें लेनी है, तो अपने इलाके के लिए फंड्स लेने हैं, बात कर, तू जम्मू का ठेका तो आपने क्या ले रखा है, बात ख़त्म करो ये। तो हम जम्मू के लिए लड़ते थे ना। और कौन कितने अगर 900 वहाँ व्यापारी बैठे थे, उनको नहीं पता कि जम्मू के लिए लड़ते थे, हर दिन का पेपर तो पढ़ते थे। कभी उस जम्मू का या पूरे जम्मू प्रोविंस का कोई व्यापारी आया कि बलवंत सिंह वहाँ पे, इनके पास उनको भी पता है कि पार्टी को फंडिंग नहीं होती है, कभी कोई आया कि ये 10 झंडे हमारी तरफ से ले लो, ये 4 बैनर इलेक्शन हमारी तरफ से ले लो, ये हम एक स्कॉर्पियो आपको भेज रहे हैं, ये आप बोलेरो आपको भेज रहे हैं, हमारी तरफ से इलेक्शन में रखो, खर्चा होता है, कहाँ से आएगा, कैसे चलेगा, मुझे बताओ। इनको नहीं इस चीज़ का नहीं पता है। फंड जब देने हैं तो आपने बीजेपी को देना है, फंड जब देने हैं पार्टी के इलेक्शन देने तो कांग्रेस को देनी है, तो चाहिए आपको रीजनल पार्टी, कैसे चलेगा मुझे बताओ। फिर भरोसा क्यों नहीं करते हो? नहीं होते लोग इकट्ठे, क्या करना है? नहीं छोड़ो। आपने लाल सिंह जी को भी देखा, आपने हर्षदेव जी को देखा, बलवंत को देखा है, श्यामलाल शर्मा को, नहीं होते इकट्ठे। उठाओ, जाओ एक दिन 900 बंदा है के घर में, जो आपको बेस्ट लगता है, इनमें से जो बेस्ट लगता है, जाओ उसके घर में, आओ भैया फाइनेंशियली फिजिकली हर तरीके से मदद करेंगे, चलाओ करो लीड, आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे, पब्लिकली सपोर्ट करेंगे, करो जम्मू को लीड। क्यों नहीं जाएगा वो? घर में बैठे सपने लेंगे और रात को जाएगा। तो इसलिए ऐसा मैं कोई जम्मू के विरोधी नहीं या कोई व्यापारियों के विरोध में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अगर सिर्फ आप सुबह उठ के चाय की चुस्की के साथ चर्चा करेंगे और शाम को चाय पे चर्चा करेंगे सरकार वाली पार्टी के साथ, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो जो पावर में या PDP हो, तो फिर आप कहेंगे कि जम्मू की पार्टी कोई नहीं है। कि आपने ही तो, मुझे पूरा याद है जिस दिन जब बम बोले चल रहा था, हम वहाँ पे हमें वहाँ पे गवर्नर हाउस में बुलाया और महबूबा मुफ्ती हमारे साथ बैठी और हम उठ के दूसरी तरफ चले गए कि कहीं शाम को फ़ोटो हमारा नहीं आ जाए और लोग हमारा घर नहीं जला दें। इतना था। लोगों ने सड़क पे पूरी बंद करके रखी थी, हेलीकॉप्टर से उनको वहाँ से एयरपोर्ट से लाना पड़ा गवर्नर हाउस। और वही जब पार्टी सरकार बनी महीने के बाद तो सारे झंडे PDP के पूरे जम्मू में लगे हैं। तो इसलिए इस तरीके से नहीं चलता, एक स्टैंड लेना पड़ता है। अगर आप स्टैंड लेंगे तो हम स्टैंड लेने के लिए तैयार हैं। हमारा क्या, हमें तो हम तो मतलब शुरू से हम पैदाइशी जम्मू की बात करते हैं। हमने कश्मीर के खिलाफ बात नहीं की, लेकिन हम कहते हैं कश्मीर के लोग हमारे हैं, वो हमारे दुश्मन थोड़ी हैं। लेकिन जम्मू के साथ नाइंसाफ़ी है, उसकी बात तो हमेशा हम करते रहे हैं। जो कश्मीर का हिस्सा बनता है उनको दीजिए, लेकिन जम्मू का हिस्सा मत खाइए। हम बात करते हैं, आज भी तैयार हैं, लेकिन सपोर्ट तो चाहिए ना आपके। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के नेता, पूर्व नेता बलवंत सिंह मनकोटिया। बलवंत सिंह मनकोटिया का राजनीतिक भविष्य क्या होगा वो आने वाले कुछ एक महीनों में तय होगा, लेकिन एक बात इन्होंने बहुत साफ और बहुत कड़े शब्दों में कही है कि आप अपने घर के ड्राइंग रूम में बैठकर ये बात तो ज़रूर करते हैं कि हम तंग हैं, हालात से परेशान हैं और हम कोई राजनीतिक अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं। लेकिन राजनीतिक अल्टरनेटिव मौजूद भी अगर हो, उस अल्टरनेटिव को मजबूत करने का काम जो लोग करते हैं, जब वो लोग सामने नहीं आएंगे तो एक राजनीतिक अल्टरनेटिव होकर भी करेगा क्या। और दूसरी बात इन्होंने ये भी कही कि हम जम्मू की बात ज़ोर शोर के साथ असेंबली में उठाते रहे हैं, हमेशा उठाते रहे हैं, लेकिन जो रिस्पॉन्स समाज से हमको मिलना चाहिए था, समाज के उन ताकतवर लोगों से मिलना चाहिए था जो तय करते हैं कि दाएं हुकूमत जाएगी या बाएं हुकूमत जाएगी, वो रिस्पॉन्स हमको नहीं मिला। यही कारण है कि आज हम एक लंबे समय के बाद आज हम अपना राजनीतिक भविष्य अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर तय करने पर मजबूर हैं।